तो भाई हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.8 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, मैं एक्सरसाइज 5.8 को करने से पहले कुछ थ्योरम है यहाँ पर, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखिए रॉलेस थ्योरम है जिसे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सिस्टम जो चलता है, तो सबसे पहले हमने लिखा है फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, यानी दिया हुआ फलन एक सतत है। सबसे पहले सतत होना चाहिए यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस पर ये क्लोज इंटरवल है, ये a, b लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ देखिए क्लोज इंटरवल है, एफ दिया हुआ फलन सतत है, एफ इज़ कंटिन्यूस a, b, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हम इस फलन को हम डिफरेंशिएबल यानी अवकलन पर चेक करेंगे, यानी ओपन इंटरवल a, b। फिर उसके बाद जब हम ये दोनों फंक्शन चेक कर लेंगे तो हम इसे एफ ए बराबर एफ बी पर भी चेक करके देखेंगे। अब जब तीनों कंडीशन ये हमारी चेक हो जाएंगी तो हम इसके बाद हमारी ये रॉलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। फिर इसके बाद जब हम रॉलेस थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, हमने लिखा है फंक्शन सेटिस्फाई द एबव मेंशन कंडीशन, रॉलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। फिर इसके बाद नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू सी बिलोंग्स टू a, b, यानी जो सी मेंबर्स है, जो सी हमने यहाँ पर मेंबर चुना है, सी बिलोंग्स टू a, सच दैट एफ डॉट सी बराबर 0, यानी इसका मतलब है दिया हुआ फंक्शन होगा उसका पहले डिफरेंशियल करेंगे। अगर वो x में फंक्शन है तो उसको हम c के बराबर रखेंगे और उसको 0 के बराबर रखकर हम c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ओके, यहाँ c की वैल्यू को निकाल लेंगे। सेकंड है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे लैग्रेंजी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं हम। यहाँ पर देखिए इफ एनी फंक्शन एफ एक्स चेक विद फंक्शन कंटिन्यूस, यानी लैग्रेंजी थ्योरम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वह सतत है या नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे में भी चेक द फंक्शन इज़ ए डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर हम उसे अवकलन करेंगे दूसरे फंक्शन को, फिर ये भी चेक करेंगे कि वह उसका फंक्शन का अवकलन हो जाता है या नहीं हो जाता, ठीक है। फिर तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति ये हमारी इफ़ फंक्शन सेटिस्फाई द एबव मेंशन कंडीशन लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई। अगर ये दोनों कंडीशन चेक हो जाती हैं, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हमारी लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। जब लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी तो रॉलेस थ्योरम की तरह यहाँ पर c बिलोंग्स टू a, b, तो यहाँ पर पहले हम उसका जो दिया हुआ फंक्शन होगा उसका हम पहले डिफरेंशिएबल करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएबल करके जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, मेंशन करे हैं a, b, उसमें हम उस फंक्शन में हम उसकी वैल्यू को रखेंगे और ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी ए माइनस ए पर रखकर उसकी वैल्यू को जांच कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.8 हम शुरू कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉइंट मुझे यहाँ पर याद आ गए, तो देखिए कुछ पॉइंट मुझे याद आ गए तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, जिससे हमें इन दोनों प्रॉपर्टी, इन दोनों थ्योरम को बहुत अच्छे से जानने में हेल्प मिलेगी। यहाँ देखिए मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पर लिखे हैं, लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जो बहुपद होता है, बहुपद के हमने क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुपद को, यानी बहुपद का जो फंक्शन होता है वो इस तरीके समीकरण होते हैं x² + 2x + 3, इस तरीके के फंक्शन होते हैं बहुपद के। अगर इस तरीके के फंक्शन कोई भी संख्या आती है, ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, यानी घात 3 हो, घात 4 हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा और अवकलन होगा। सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है और कहें कि इसमें रॉले थ्योरम को प्रूव करिए, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी है, तो वो फंक्शन सतत होगा और वो फंक्शन अवकलन भी होगा। दूसरा है साइन एंड कोसाइन फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर यदि साइन और कोसाइन दो फंक्शन दिए हुए हैं तो ये एवरी पॉइंट पर ये फंक्शन सतत और अवकलन होंगे, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कोसाइन, साइन और कॉस,
अगर फंक्शन दिए हुए हैं और साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक, अगर ये फंक्शन दिए हुए हैं तो ये प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन सतत और अवकलनीय होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा tan x, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन कॉस के बाद जो tan x फंक्शन आता है वह फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, वह फंक्शन सतत नहीं होगा। चौथी कंडीशन है लॉगरिथमिक फंक्शन इन ए डोमेन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर लॉग का कोई भी फलन यहाँ दिया हुआ है और उसका डोमेन, देखिए हमने क्लास 11th में डोमेन और रेंज पढ़ा है, यानी डोमेन होते हैं x और रेंज होती है y, ठीक है। अगर x डोमेन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपका इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इज़ नॉट कंटिन्यूअस होता है। मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, वह भी आपका महत्तम पूर्णांक फलन, वह भी आपका फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, यानी वह फलन सतत नहीं है और वह फलन कंटिन्यूअस भी नहीं है। आइए एक्सरसाइज की तरफ डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.8 यहाँ दिया हुआ है, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। और ये x बिलोंग्स टू -4,2 हमें यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमने बोला था आपको, अभी कंडीशन आपको लिखाई थी कि दिया हुआ फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो हमने लिखा दिया हुआ फलन द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट -4,2। ओके, आपको समझ में आ रही बात। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे कि दिया हुआ फलन, यानी दिया हुआ दैट फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल एंड एट पॉइंट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट -4,2, यानी दिया हुआ फलन अवकलनीय भी है और -4,2 पर ये अवकलनीय होगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएबल किया। इस फंक्शन का जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, हमने इसका डिफरेंशियल किया, ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 2। अब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं -4,2। तो सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर x बराबर -4 को सबसे पहले रखा, तो एफ एक्स बराबर लिखा है -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू -8, ये आया 4 का 16 हो गया, 2 4 का -8 और ये -8, ये हो गया 16 -16 यानी 0। ओके, अब यहाँ देखिए F2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये हो गया 2 का 4, 2 2 दा 4 और 4 4 हो गया -8। यानी कंडीशन जो हमने आपको बताई थी कि एफ ए इक्वल एफ बी, ये कंडीशन मिलती है तीसरे स्टेप में। तो यहाँ देखिए एफ -4 इक्वल 0 और एफ प्लस 2 की इक्वल 0, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आ रही हैं। इससे दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल -4,2 में रोले की थ्योरम आपकी सेटिस्फाई करती है। जब रोले की थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है तो हमने एक कंडीशन बताई थी कि सी की वैल्यू को हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 2 जो अवकलन हमने किया था, डिफरेंशियल किया था, अब हम इसमें x बराबर c को पुट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन हो गया एफ डैश सी इक्वल 2c प्लस 2। फिर इसके बाद इस फंक्शन को हम 0 बराबर मान लेंगे, तो 2c प्लस 2 बराबर 0 हमने यहाँ पर लेके आए इसको, और फिर 2c इक्वल -2 हो गया और c 2 से 2 कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो ये आ गया c बराबर -1, यानी रोलेस थ्योरम c इक्वल -1 बिलोंग्स टू -4,2। हमने यहाँ लिखा हैंस द रोले थ्योरम इज़ वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन, यानी अतः स्पष्ट है रोले थ्योरम जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर पूर्ण तरह से संतुष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ देखिए जांच कीजिए क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फंक्शन पर किन किन पर लागू हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंक्शन है के लिए x बिलोंग्स टू 5,9 तीन फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हमने एक पॉइंट लिखा था, अभी आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन आपका अवकलन और सतत नहीं होता है, यानी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस इज नॉट, यानी यह फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है और ना डिफरेंशियल है। लेकिन फिर भी हमने इसको आपके सामने दिखाने के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ देखिए सबसे पहले एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लिखा है, हमने लिखा केस फर्स्ट लिखा स्टेप है चेक द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट 5,9, यानी 5,9 पर हम दिए हुए फंक्शन को चेक कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले LHL यानी पहली एक्सरसाइज 5.1 से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 का निगेटिव यानी 5 के लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, हम एफ एक्स लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ओके, यहाँ देखिए x बराबर 5 - h, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ इसकी तरफ जा रहे हैं, जैसे ये x रखा है तो हम इसकी तरफ यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कितना बढ़ रहा है हमको नहीं पता, तो हमने x बराबर 5 - h किया तो h बराबर 0 कर लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हम वैसे 11th से करते हुए आ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी कई ये क्वेश्चन में की है, लेकिन यहाँ पर फिर से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जुड़ना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंडीशन क्या होती है, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है वो आप समझ लीजिए। जैसे 5 में से कुछ घट रहा है, h घटा दिया, तो कुछ घटने पर ये वैल्यू आ रही है, जैसे हमारे सामने आ रही है 4 हाँ देखिए हम इस फंक्शन को, वैसे तो ये फंक्शन हमने पहले स्टेप में बता चुके हैं, पहले रूल्स में उसमें लिखा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो वह फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल होता है ना ही वो कंटिन्यूस होता है। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस इस पॉइंट पर है या नहीं। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव एफ एक्स, हम ये फंक्शन ये आपको एक्सरसाइज 5.1 से लेके चल रहे हैं, उसी प्रोसेस पर उसी मेथड पर बता रहे हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको अवश्य देख लें। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने यहाँ पर संख्या लाइन पर 5 को रखा और हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव का मतलब होता है कि 5 का लेफ़्ट, यानी यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखा है, यहाँ लिखा 5 - h, x बराबर 5 - h तो h बराबर 0। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी आपकी h बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता क्या है, क्या मैसेज करता है। वैसे तो हम इसको क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 में तो हमने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है। चलिए हम फिर से इसको आपको समझा देते हैं। अगर जो व्यूअर नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको डेली नई वीडियो मिल सकें, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। यहाँ देखिए 5 - h लिखा है, यानी 5 में कुछ घट रहा है, कुछ लेफ्ट हो रहा है। 5.99 जैसे सपोज़ मानिए 5 में कुछ घटा, सपोज़ मानिए बहुत रंच मात्र घटा 5.99, 5.09, 5.999, 5.49। ठीक है, यानी 4.99, 4.09, 4.999, 4.9 इस तरह के कोई भी अंक यहाँ पर घटा। अब घटने पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि इसका छोटा अंक लो आप। वैसे तो 5 के करीब आपका 4.9 है, 4.99 है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है 5 और 4 के बीच में। वैसे 4.9 बिल्कुल करीब है 5 के, लेकिन 5 तो नहीं है। तो वो ये कहता है कि इसका छोटा फंक्शन लो। तो छोटा फंक्शन कौन है, 4, इसमें भी सब में 4 है। तो हम यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगी 5 में से कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। अब देखिए राइट हैंड लिमिट पर हम चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 का पॉजिटिव एफ एक्स लिखा है। एफ एक्स फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x आ गया, क्योंकि यहाँ से हम इसको लिखते हैं एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। यहाँ देखिए x
इक्वल 5+s, यानी यहाँ संख्या रेखा पर हम 5 की तरफ लिखेंगे तो 5 में कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है नहीं पता, तो हमने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक नंबर ले लिया h, ठीक है, 5+h, h इसमें जोड़ दिया, तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5+h। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने कुछ जोड़ा, ठीक है, क्लोज इंटरवल बना हुआ है, यानी सॉरी यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर हम कुछ जोड़ते हैं h में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज़ मानो हमने 5 में कुछ जोड़ा तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5.99, ठीक है, 5.29, 5.39, 5.49 और 5.999, ठीक है, या 5.001, कुछ भी हो सकती है एटसेट्रा, कोई भी वैल्यू इसमें जुड़ सकती है। तो इसमें छोटी वैल्यू को उठाते, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, या वही वैल्यू उठाओ या उससे छोटी वैल्यू उठाओ, तो 5 में सबसे छोटी वैल्यू कितनी, 5 ही है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ज़रा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5+h की वैल्यू कितनी आई 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक वैल्यू 4 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, हैंस द गिवन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, यानी ये दिया हुआ फंक्शन यहाँ पर सतत नहीं है। अब स्टेप सेकंड को भी हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया है, चेक द गिवन फंक्शन इज़ ए डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पर लिखा है कि हम इसको हम अवकलन पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर 5 और 9 लिखा हुआ है, तो ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल में क्या होता है, 5 नहीं ले सकते और 9 नहीं ले सकते, लेकिन इनके बीच में 6, 7, 8, 6, 7, 8 इनको ले सकते हैं, 6, 7, 8 को हम ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं और 8 को, इन तीनों नंबर को ले सकते हैं, और 5 और 9 को नहीं ले सकते, क्योंकि ओपन इंटरवल में ये ओपन इंटरवल का रूल है। अब यहाँ देखो, हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 का लेफ्ट f(x - h) माइनस f(x) अपॉन माइनस का h। यहाँ देखिए f, यहाँ x की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर क्या लिया, 5 और 9 के बीच में हमने सबसे पहला फंक्शन उठा लिया x बराबर 6। हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा x बराबर 6 पर हमने यहाँ लिखा x की जगह 6 लिखा तो सब जगह। फिर यहाँ देखिए 6 - h, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है 6 - h, तो आपको पता है कि 6 में से कुछ घटेगा तो एक वैल्यू कम आती है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझाया था आपको कि कुछ घटता है तो उससे एक कम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 6 - h है, तो हमने एक कम लिया, तो यहाँ 6 में से एक घटेगा 5 आया, और f6 की वैल्यू 6 ही रहेगी, तो 5 - 6 बट्टे -h। यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, -6 में से 5 को निकाल दिया तो -1 अपॉन -h हो गया, ये इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ काम कर रहे हैं, लिमिट x प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 का राइट f(x + h) माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f6 + h माइनस f6 बट्टे h। अब आपको पता है कि 6 में कुछ जुड़ता है तो कुछ भी जुड़ेगा तो एक नंबर कम आएगा, लेकिन 6 का 6 ही रहता है। मैंने अभी आपको बताया था पिछली क्वेश्चन में, 6 + h माइनस 6, 6 - 6, 6 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, और ये फंक्शन आपका 0 हो गया। अब यहाँ देखिए राइट हैंड जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इनफाइनाइट आ रहा है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस द गिवन फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ देखिए ये दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 जो मैंने आपको करके दिखाए हैं, ये दोनों ही फंक्शन आपके लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस नहीं है और ना ही आपके डिफरेंशिएबल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैंस द रॉलेस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फंक्शन f(x) फॉर x बिलोंग्स टू 5,9। यहाँ देखिए थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो लिखा है f(x = x फॉर x बिलोंग्स टू -2,2। यहाँ पर भी ये फंक्शन देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होता। चेक द गिवन फंक्शन हमने इसको भी करके आपके सामने दिखाया है, चेक द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -2,2। देखिए फंक्शन को हम सतत पर चेक कर रहे हैं इस बिंदु पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x का 2 निगेटिव, क्योंकि -2 और 2 है तो हमने इसको पॉजिटिव नंबर ले लिया, क्योंकि क्लोज इंटरवल के अंदर -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल के अंदर ये भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी नंबर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस नंबर को उठा लिया x बराबर 2 पर, 2 का लेफ्ट
x टेंस टू 2 का लेफ्ट एफ x हो गया। अब आपको पता है कि x बराबर 2 माइनस है, क्योंकि संख्या लाइन पर अगर हम चेक करेंगे इसको तो 2 की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 2 में से कुछ घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर कुछ घटा रहे हैं। तो 2 माइनस एच हमने आपको बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम कुछ घटाते हैं तो ये समझो अब 1.99 रह गया, 1.999 रह गया, 1.09 रह गया। तो इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सबसे 1 आ रही है, ठीक है। 2 और 1.99 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू 2 और 1.99 के बीच में 1 होती है, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया इसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट की तरफ चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स लिखा है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यहाँ पर इसमें राइट की तरफ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो h इसमें जुड़ेगा तो 2 प्लस एच यानी x हो गया, x बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच ये हो गया 2, क्योंकि कुछ जुड़ता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि उससे छोटा अंक लेना है। तो जब जुड़ता है यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2.99 2.39 2. ठीक है 349 ये सब जुड़ता है तो 2 रह जाता है आपका, है ना। तो ये हो गया आपका 2। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 1 और 2 है तो दोनों की वैल्यू एक समान नहीं है, तो दिया फंक्शन है देयरफॉर इसलिए दिया फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन सतत नहीं है। अब देखिए स्टेप सेकंड पर भी हम जिसको चेक कर रहे हैं, चेक द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 2 लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमने इसको अवकलन पर चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स बट्टे माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच लिखा है। लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच माइनस 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ माइनस एच ये लिमिट h टू 0 1 माइनस एच की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक में से कुछ घटाएंगे तो 0 रह जाएगा और 1 का मान 1 है, ठीक है। 0 में से 1 घटाया -1 अपॉन माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। ये इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 की वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे एच लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखिए एक बात तो हम आपको बताना ही रह गया, -2 और (2) तो ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है -2 नहीं ले सकते और 2 नहीं ले सकते, लेकिन इनके बीच तो ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और पॉजिटिव 1 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लिया है, देखो x तो हमने 1 रखा है, यहाँ पर x बराबर 1 को रखा है, तो f1 प्लस एच माइनस f1 f यहाँ देखिए 1 प्लस f1 में कुछ जुड़ेगा, अब कितना जुड़ेगा हमें नहीं पता, तो 1 का 1 ही रहता है, क्योंकि एक नंबर कुछ कम लेते, कुछ जुड़ने के बाद भी वो है उतनी ही संख्या रहती है, छोटी संख्या लेते हैं। तो 1 माइनस 1 बट्टे एच ये होगा 0 अपॉन एच। यहाँ देखिए इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फलन अवकलन नहीं है इन बिंदुओं पर, अतः रोले की थ्योरम हैंस द नॉट वेरीफाइड, हैंस द रोले थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो गिवन द फंक्शन इज़ पॉलिनोमियल सो दैट द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट 1, 2। गिवन द स्टेप फर्स्ट हो गया, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि पॉलिनोमियल होने की वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे एफ ए बराबर एफ बी पर। अब यहाँ देखिए थर्ड स्टेप में हम इसको चेक करेंगे, पहले हमने इसका डिफरेंशियल किया 2x माइनस 1, स्टेप थर्ड में x इक्वल 1 हो गया। यहाँ देखिए x बराबर 1 हमने पहले इसमें रखा, ये दोनों वैल्यू है x बराबर 1 और x बराबर 2। सबसे पहले दिए हुए फंक्शन में हम रखेंगे, इस वाले फंक्शन में रखा जाएगा, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ही हो गया 0, फिर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया 2, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो f1 इज़ नॉट इक्वल f2, हैंस द रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये फंक्शन यहाँ पर देखिए ये दोनों फंक्शन यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेप को तो वेरीफाई कर दिया, लेकिन थर्ड स्टेप में ये रोले थ्योरम को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो हमने लिखा हैंस द रोले थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सच दैट -5, 5 टू r एक सतत फलन है,
यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए एफ माइनस फाइव इज़ नॉट इक्वल एफ फाइव। यहाँ देखिए एफ इज़ ए कंटिन्यूस ऑन माइनस फाइव, ये दो फंक्शन इन्होंने दे रखे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अगर यहाँ पर कंटिन्यूस होता है तो हम इसको चेक करते हैं। देयरफॉर द मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू -5,5 सॉल्व दैट। यहाँ देखिए दोनों फंक्शन यहाँ शून्य, देखिए एक सतत फलन है, ये पहले से बोल दिया इन्होंने कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, यानी इसका डिफरेंशियल भी किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो रहा है, तो सिद्ध करो कि ये इज़ नॉट इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको चेक किया। एफ डैश सी इक्वल मी, जो लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमने देखा, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ देखिए हमने जो -5,5 जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी ए बराबर -5 हो जाएगा और बी बराबर +5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रखा बी बराबर 5 और ए बराबर -5। ये वैल्यू रखने के बाद एफ डॉट सी, तो एफ डैश सी इक्वल है 5 माइनस एफ -5 बट्टे 5 + 5। तो ये हो गया एफ डैश सी हमने निकाला, 5 और 5 हो गए 10, 5 एफ डैश सी इक्वल f5 माइनस एफ माइनस 5 इज ऑल्सो गिवन दैट एफ डैश एक्स does not vanish anywhere, एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल 0। यहाँ देखिए f5 माइनस एफ माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल 0, ये देखिए नॉट इक्वल 0, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, यानी मीन वैल्यू थ्योरम को अप्रूव करिए। द इंटरवल ए कॉमा बी में एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ ए इक्वल 1 और बी बराबर 4 दे रखा है। अब यहाँ ज़रा देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो हम इसको बता नहीं रहे, हम आगे की प्रोसेस हम चलेंगे इसका, क्योंकि यह मीन वैल्यू थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो यह फंक्शन पॉलिनोमियल होने की वजह से यह फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। यहाँ पे भी लिखा है कि गिवन द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, या अवकलन भी होगा एट ऑल्सो ऑफ एफ एक्स वेरीफाइड द मीन वैल्यू थ्योरम। जब ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हम इसको लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम में प्रूव करते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके वो 1,4, ठीक है, 1,4 दे रखे हैं इन्होंने कोऑर्डिनेट। तो हमने पहले इसका डिफरेंशिएबल किया, एफ डैश एक्स इक्वल 2x माइनस 4, एक्स बराबर सी, तो इसमें एक्स बराबर सी इसमें पुट किया, तो एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 4। तो सबसे पहले एक्स बराबर 1 रखेंगे, हम 1 रखेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 रखने से पहले ये हमारा लेग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम का एक प्रूफ है कि ये हमें प्रूव करके लाना है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। समीकरण नंबर 1 हमने इसको माना। फिर हमने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स बराबर सबसे पहले इस फंक्शन में बी को पुट कर दिया, तो एफ बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3 हो गया। फिर बी बराबर 4 रखा, तो एफ 4 बराबर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये 4 का 16 हो गया, 16 माइनस 3, तो ये एफ 4 की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स बराबर ए रखा, तो ए एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3, ए बराबर 1 रख दिया। अब ये वैल्यू बन गई -6। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने एफ डैश सी बराबर F4 माइनस F1 बट्टे बी माइनस ए, तो F4 की वैल्यू -3 है और F1 की वैल्यू -6 है, और B की वैल्यू हम यहाँ पर पता कर चुके, B की वैल्यू 4 है और -1, तो -3 + 6 अपॉन 3 हो गया, 6 में से 3 घटाया तो 3 बचा, ठीक है, बट्टे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो है आपकी, यहाँ देखिए हमने एफ डैश सी की जो वैल्यू निकाली वो 2c माइनस 4 है, हमने यहाँ लिखी 2c माइनस 4 इक्वल 1, तो 2c माइनस 4 बराबर 1, तो 2c बराबर 4 + 1 इक्वल 5 हो गया, c बराबर 5/2, तो c इक्वल 5/2 बिलोंग्स टू 1,4। हैंस द वेरीफाइड द लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम हमारी सिद्ध हो गई। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, ज़रा देखिए, मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कीजिए। इंटरवल a, b में एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है, एफ डैश सी इक्वल 0 के c बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात करो।
यहाँ देखिए हमने लिखा सबसे पहले ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। गिवन द फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। गिवन द फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट कॉमा 1,3। ठीक है, लैग्रेंजीज थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम का ये हमने प्रूफ लिखा एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। हमने पहले इसका अवकलन किया एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 और x बराबर सी को इसमें पुट कर दिया। सी में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब यहाँ देखिए हम काम कर रहे हैं 1,3 पर, तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर ये फंक्शन है, हम यहाँ पर सबसे पहले x बराबर a रखेंगे क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो x बराबर सबसे पहले a रख दिया तो ये फंक्शन a में बना लिया। फिर a की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये एफ a इक्वल 1 बराबर -7 आ गया। इसी तरह से हमने b में किया तो b में वैल्यू आ गई एफ बी बराबर बी क्यू माइनस 5b स्क्वायर माइनस 3b। तो b की वैल्यू हो गई 3 माइनस 3 का होल क्यू माइनस 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। ये हमने सॉल्व किया तो एफ 3 की भी जो वैल्यू आई है वो -27 आई है। अब यहाँ पर जो लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम है जिसकी कंडीशन है एफ डॉट सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए, तो यहाँ देखिए ये हमारा एफ ए की वैल्यू है और ये हमारी एफ बी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एफ बी माइनस एफ ए बट्टे ए माइनस बी, है ना, वो सॉरी बी माइनस ए। तो यहाँ पर बताइए कि -27 + 7 बट्टे 2 और यह एफ डैश सी की जो वैल्यू हमने प्रूव करी थी वो लिखी थी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, वो हमने यहाँ पर रख दी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल 27 में से 7 घटाए। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ज़रा देखिए ये लिखा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल -20/2। 2 से ये कैंसिल किए 10 आ गए। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल -10। यहाँ देखिए 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल 0। 3c स्क्वायर माइनस 10c 10 में से 3 निकाले 7 बचे, फिर 7 3 जा होते 21। ठीक है, और हमें 10 लाने थे तो यहाँ पर देखिए इसको हमने गुणनखंड करके c की जो 2 वैल्यू हमने निकाली c बराबर 7/3 और c बराबर 1, तो 7/3 बिलोंग्स टू 1,3 हैंस द वेरीफाइड लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम ये हो गई। फिर इसके बाद अगेन एफ डैश सी बराबर 0, हमने इसके c की वैल्यू को फिर दोबारा से श्रीधराचार्य की वैल्यू को रख कर किया है 10 + -√10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 AC होता है अपॉन 2a होता है। तो हमने ये वैल्यू रख कर ये यहाँ आ गया c का कोई भी मान 1,3 में नहीं है जिसके लिए एफ डॉट सी इक्वल 0। क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 उपरोक्त दिए तीनों फंक्शन पर मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंजी थ्योरम की बात कर रहे हैं, अनुपयोगिता की जाँच कीजिए। यहाँ देखिए एफ एक्स जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा, हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको एक बार फिर से उसके दर्शन करवा दूं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है, वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के उपरोक्त तीनों फलनों के यानी तीनों फंक्शनों पर मीन वैल्यू थ्योरम की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो इस दोनों फंक्शनों पर तो कंटिन्यूस होता नहीं है ना डिफरेंशिएबल होता है, तो ये दोनों फंक्शन पे तो मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंजी थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन इस पर हो सकती है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस पर तो हम आपका लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम को हम यूज़ कर सकते हैं। वो देख लीजिए हम कैसे इसको कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा गिवन द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल देयरफॉर इट इज़ नॉट वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने इसको सॉल्व भी कराया था पीछे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि वो ना कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल, तो हम इसको नहीं लिख सकते कि ये लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना कंटिन्यूस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ लिखा गिवन द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल देयरफॉर इज इट नॉट वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हमने स्टेप फर्स्ट लिखा था फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1,2। स्टेप सेकंड में लिखा है गिवन द फंक्शन इज पॉलिनोमियल एट द सो दैट द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट 1,2। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोनों फंक्शन जब वेरीफाइड हो जाते हैं तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम हो जाती है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? मीन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम का
फार्मूला है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है हमने इसका डिफरेंशिएबल किया एफ डैश एक्स बराबर 2x, फिर हम एक्स बराबर सी को पुट करेंगे तो एफ डैश सी बराबर 2c आ गया, ये एक फॉर्म आ गई। इसके बाद जो हमारे पास बिंदु दे रखे 1,2, ये देखिए ये लिखा 1,2, हम इसको वेरीफाइड कराएंगे सबसे पहले। इसमें सबसे पहले 1,2 यानी x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, और इसमें रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इंटू 3। अब हम यहाँ पर रखेंगे एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए, क्योंकि a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 2, यानी f2 की वैल्यू है आपकी 3 आपका ये आ गया, और एफ ए की वैल्यू है 1, यानी f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, f1 की वैल्यू आ रही 0, 3 माइनस 0, और b की वैल्यू है 2 और 2 माइनस 1। तो हमने इसे सॉल्व किया 2c बराबर 3 बट्टे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c बराबर 3, c बराबर 3 बट्टे 3/2 हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए हमने लिखा हैंस द वेरीफाइड द मीन वैल्यू थ्योरम, सी की वैल्यू आ चुकी है। हेयर सी इक्वल 3/2 बिलोंग्स टू 1,2। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप ज़रूर विकिपीडिया के यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। हैव ए नाइस डे, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।